हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 50 डेज़ जो स्ट्रैटेजी है उसके अंतर्गत मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो इस लास्ट 1 वीक के लिए मैं आपके सामने हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को टाइम है और आप लोग चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आंसर तैयार करें स्टैंडर्ड वे में, तो आप हमारे इस टेस्ट पेपर का जो हमने अपने ग्रुप में जो वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल है उसमें कंडक्ट किया था और कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, तो उसी के आधार पे आप अपने आप को इस टेस्ट के क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, मैं आपकी तैयारी में एक नया मोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50 डेज स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके आधार पे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलने के आधार पे आप अपनी तैयारी को उस ओर मोड़ भी सकते हैं, है ना। बहुत तैयारी की आप लोगों ने, बहुत पढ़ा है, बट राइट नाउ an unique and right direction is very much required for your 66th BPSC मेंस। तो ये टेस्ट 1 हिस्ट्री टेस्ट 1 था जो कि मैंने कंडक्ट किया था अपने वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल में और हिस्ट्री का पहला टेस्ट था। सो हियर यू विल फाइंड दैट कोड इज़ गिवन T1H1 मीन्स टेस्ट 1, H1 मीन्स हिस्ट्री का, करेक्ट। तो चलिए 66 BPSC का ये टेस्ट जो है 1 अप्रैल 2021 का है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 300 जो कि एज यूजुअल मॉडल टेस्ट के तौर पे है, मॉडल सेट के तौर पे है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मार्क्स 34 मार्क्स का है। टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट नोट्स के लिए है। तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन में मैंने 4 शॉर्ट नोट्स दिया है। पहला है चंपारण मूवमेंट पे, दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, तीसरा है पीजन मूवमेंट इन इंडिया एंड चौथा है मौर्यन आर्ट। इस पर आप शॉर्ट नोट्स किसी 2 पे लिखना है, किसी 2 पे, एनी 2, करेक्ट। हमारे टेस्ट में कुछ लोगों ने क्या किया कि चारों पे थोड़ा थोड़ा लिख दिए, लेकिन यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन प्रॉपरली कि क्या कह रहा है। ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स, ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। और ये पेपर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का ही सारा क्वेश्चन रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा चंपारण मूवमेंट है। इस चंपारण मूवमेंट के ऊपर आपको इस ढंग से प्रेजेंट करना है ताकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको यूनिक बनाना है। सिमिलरली नेशनलिज्म के ऊपर, पीजन मूवमेंट इन इंडिया के ऊपर और मौर्यन आर्ट के ऊपर, करेक्ट। सिर्फ मैं क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सर्च में थे तो आपके लिए सॉल्यूशन है कि इस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली लिखिए और अगर लगे कि हाँ कोई चेक कर सके और इसके ऊपर कोई फीडबैक दे सके, यू कैन राइट ऑन दिस एंड यू कैन सेंड मी थ्रू माई वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल और द मेल which I have given in the last page of this question paper. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के डेट में। देखिए, बिहार हैड बीन remained the center of education in world, yet it did not get much recognition in Western education. Discuss it with reference to major development of Western education in Bihar during British period. है ना। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन आप हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। तो बिहार हैड बीन, ये बहुत बड़ा सेंटर के तौर पे था एजुकेशन में, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में आपको इस पार्ट में क्या डिस्कस करना है, इस पार्ट में आपको इस बात का जिक्र करना है कि एंशिएंट हिस्ट्री में बिहार एक प्रोमिनेंट गणराज्य के तौर पे था, इंडिपेंडेंट राज्य के तौर पे था। आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद, है ना। तो उस 16 महाजनपद में मगध एक महत्वपूर्ण जनपद के तौर पे, महाजनपद के तौर पर उभरा था और पूरे इंडिया पे भी शासन किया था, है ना। तो उस दरमियान या
एंशियंट पीरियड में एज ए होल व्हेन यू विल गो थ्रू द हिस्ट्री देन यू विल फाइंड दैट रियली इट इज़ none other than Bihar, wherein a lot of universities and bigger universities, Asia famed, world famed university like Nalanda University, Bikramshila University, औदंतपुर यूनिवर्सिटी, इन सब का सेटअप किया गया था या एग्जिस्ट कर रहे थे, और उस दरमियान लोग विदेश से या दूर दूर से यहाँ आकर स्टडी कर रहे थे। खास करके आप नालंदा के बारे में आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे, करेक्ट। तो इन सारी बातों को आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे इस पार्ट में, इतना तक पहला पार्ट जो इस तरह यहाँ तक रहेगा। उसके बाद है इट डिड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन इन वेस्टर्न एजुकेशन, है ना। तो वेस्टर्न एजुकेशन में इसका रिकॉग्निशन नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे चर्चा नहीं करना है कुछ भी, डिस्कस इट, इस पार्ट को डिस्कस करना है, वेस्टर्न एजुकेशन के रिकॉग्निशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिस्कस करना है विथ रेफरेंस टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो आप अगर हो सके तो आप देखिएगा सूफी के तौर पे भी जैसे बिहार सेंटर रहा करता था मेडिवल पीरियड में, तो आप इस बात की चर्चा कर सकते हैं पहले पार्ट में कि एंसेंट में ऐसे और मेडिवल में ऐसे। हाउएवर इन मॉडर्न में बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन उतना तूल नहीं पकड़ा जितना पकड़ना चाहिए था, राइट। तो आप वेस्टर्न एजुकेशन के रेस्पेक्ट में जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप सब लोगों ने डेवलपमेंट की बात किया है, चर्चा किया है, बट यू जस्ट हाईलाइटेड दैट कि व्हाट काइंड ऑफ एक्ट केम इनटू पिक्चर, what initiatives were taken and what the outcome came after such kind of after that initiative or act, correct। however you have to mention in your writing that कि western education में Bihar did not get recognition in spite of those acts and facts and schemes or initiatives, right। तो इस बात को आपको हाईलाइट करना होगा इन रेफरेंस टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में बिहार डिड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन इन रेस्पेक्ट टू मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। हाउएवर टू सम एक्सटेंट वेरियस टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, मेजर कॉलेज वेर एस्टैब्लिश। तो सेकेंड पार्ट में आपको बेसिकली डिस्कस करना है कि जो अलग अलग वेरिएशन हुआ या अलग अलग ये एक्ट आया या स्कीम्स इनिशिएटिव लिए गए, उसके कारण बिहार में कहाँ कहाँ किस एरिया में स्कूल कॉलेज सेटअप किया गया था। डिड यू गेट द पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन के नेचर को समझने की कोशिश कीजिएगा। डिड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन, है ना, डिड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन, इसका मतलब है कि वॉट एवर एफर्ट्स वेर टेकन एट दैट टाइम ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, है ना, या ब्रिटिश पीरियड, दैट वाज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। उसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये था कि बिहार में उस वक्त ऑर्थोडॉक्सी काइंड ऑफ नेचर वाज अवेलेबल या प्रिवेलिंग, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि बिहार में का जो एजुकेशन सिस्टम है एंशियंट वो रिच रहा है और दैट इज़ द बेस्ट वन, और अगर वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया जाए देन द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल थिंग्स ऑफ बिहार विल गेट डिस्ट्रॉयड, करेक्ट। सो अप्रोच बिहार का उस तरह से नहीं था। सेकेंडली, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सेंटर was also not available there in Bihar at that time. Even schools were not set up in as number of as it was required at that time, correct। Thirdly, financial condition या financial initiative या impetus या financial fillip were also not given even in spite of initiative taken by the British government। 1813 का एक्ट जो था उसमें क्या हुआ था कि 1 लाख का प्रोविजन रखा गया था एजुकेशन के लिए, isn't it? Still, do you think that it was invested? Not at all. It was just on paper that British government wants to invest 1 lakh rupees or spend 1 lakh rupees for educational development. तो क्या क्या रीज़न हो गया कि एंशियंट कल्चर का जो डोमिनेंस था वो था,
वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट जो अप्रोच था कि भाई नहीं, इट विल डिस्ट्रॉय द कल्चर और नेचर ऑफ बिहार। thirdly financial status, fourthly education center या schools और colleges भी are not set up as set up in number as it was required, as much it was required, correct। तो इस चीज़ को, और हाँ साथ में आप इस बात की चर्चा करते रहिएगा कि कौन से कॉलेज की कहाँ पे सेटअप किया गया था, कौन सा यूनिवर्सिटी किस एक्ट के अंतर्गत आया था। तब वहाँ पे इस बात को आप हाईलाइट करेंगे थोड़ा सा कि दो इट वाज सेटअप, still it was not sufficient at the time because Bihar was a bigger state. After the partition of Bengal in form of Bengal and Bihar, Bihar was a bigger state, and in that respect school and colleges were not set up, right। तो आप इस ढंग से इस पॉइंट पे हाईलाइट कीजिएगा। तो यहाँ पे दो पार्ट है, सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ बिहार कि बिहार को सेंटर ऑफ एजुकेशन के तौर पर रखा था और वेस्टर्न एजुकेशन में रिकॉग्निशन नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हिंदी आपको तो मिल ही जाएगा। ये हिंदी था। बिहार दुनिया में शिक्षा का केंद्र बना हुआ था, फिर भी इसे पश्चिमी शिक्षा में ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। ब्रिटिश काल के दौरान बिहार में पश्चिमी शिक्षा के प्रमुख विकास के संदर्भ में चर्चा करें, है ना। तो इसी बात को आप चर्चा कीजिएगा। साथ में आप जितने भी प्रमुख जो लीडर थे उस वक्त, काफ़ी जो बिहार से बिलोंग करने वाले थे वो नेशनलिज्म या इंडिजिनस काइंड ऑफ थिंकिंग रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन का एडॉप्शन हो। हालांकि आप देखिएगा राजा राम मोहन राय, ये सब ऐसे ऐसे लीडर थे जो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश मीडियम और समथिंग एल्स शुड ऑल्सो बी अडॉप्टेड और टेकन इनटू अकाउंट सो दैट आवर माइंड शुड बी ब्रॉडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग महात्मा गांधी वॉज सक्सेसफुल इन मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, डिस्कस द फैक्टर्स एंड स्ट्रैटेजी, डिस्कस द फैक्टर्स एंड स्ट्रैटेजी विच ही इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और मैं बड़ा को क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। ये हमारा क्वेश्चन था तीसरा। ध्यान रखिएगा ये पूरा क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर है। हिस्ट्री का मॉडल टेस्ट 1 था, मेरा मॉडल टेस्ट 2 भी तैयार है, बट आई एम नॉट अपलोडिंग हियर राइट नाउ। इट व्हेन द राइट टाइम विल कम आई विल बी अपलोडिंग। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि हाउ लॉन्ग मतलब कहाँ तक, टू व्हाट एक्सटेंट महात्मा गांधी सक्सेसफुल रहे थे मोबिलाइज करने में। डिस्कस द फैक्टर एंड स्ट्रेटेजी विच ही इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे टेस्टिंग है कि महात्मा गांधी सक्सेसफुल हुए थे या नहीं थे और कहाँ तक हुए थे, है ना। कहाँ तक हुए थे मतलब आपको एक्सटेंट की बात करना होगा, किस लेवल तक वो सक्सेसफुल रहे थे। और उसके बाद आपको लिखना था कि ऐसा कौन कौन सा स्ट्रैटेजी और फैक्टर्स वो अडॉप्ट किए थे, इनिशिएट किए थे, जिसके कारण भी उन्हें वो मोबिलाइजेशन में सक्सेसफुल रहे या जिसके कारण ये पूरे ग्रास रूट लेवल तक महात्मा गांधी एक बिग इनडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ दिए थे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप यहाँ डालेगा कि महात्मा गांधी वॉज मच सक्सेसफुल इन मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल बिकॉज whenever Mahatma Gandhi addresses a crowd, at that time crowd was innumerable, means अनगिनत और बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे। and since the nature या action of the Gandhi ji was similar to the weaker or poor people, so it seems like that he was adopting a generalized common easy to adopt, okay, and easy to adopt kind of method like सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा। आपको जितना सत्य और अहिंसा के ऊपर लिख सकते हैं, आपको नहीं लगता है कि सत्य और अहिंसा देखने में जितना आसान है, इजी है, उतना ही टफ होगा। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन में इट सिम्स वेरी डाउन टू अर्थ, very real, very easy to adopt. So such kind of thinking or method were adopted by Mahatma Gandhi. So how long की बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि महात्मा गांधी was much successful in respect of many things, जैसे
section wise across the country. When you will go through the whole data or whole movement, then you will find that is irrespective of sex, irrespective of caste, irrespective of communities, irrespective of poor or rich, all people were much influenced. So in that respect Gandhi was much successful, even irrespective of illiterate or literate. Means Gandhi ji was very much successful in mobilization of people as women, children, students, advocates, professionals like press media में कोई है तो reporters, all were much influenced and they started to follow the method of महात्मा गांधी. तो हाउ लॉन्ग की बात होती है तो आप कैटेगरी वाइज कर सकते हैं. इवन पीजेंट्स, अभी दूसरा कैटेगरी, ये तो ह्यूमन का कैटेगरी हुआ, दूसरे कैटेगरी में आप लिख सकते हैं कि इवन पीजेंट्स है ना, हाउस मीन्स कि डोमेस्टिक हेल्प्स, नौकर टाइप के जो लोग होते थे या असिस्टेंट टाइप के लोग होते थे वो भी प्रभावित हुए, फार्मर्स भी प्रभावित हुए, सम इंडस्ट्रियलिस्ट भी प्रभावित हुए उनके आंदोलन के दौरान. करेक्ट. छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग क्राफ्ट्समैन वाले भी प्रभावित हुए, स्मॉल यूनिट्स वाले जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे, दे आल्सो गॉट इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी. करेक्ट. उसी तरह से आप देखेंगे कि राजा रजबाड़ा की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महात्मा गांधी की बातों से सहमत थे. इवन टॉप लीडर्स ऑफ दैट टाइम वेयर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड. तो अगर आप इस तरह से इस पार्ट में लिखते हैं कि अगर ह्यूमन कैटेगरी को लें तो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, है ना, ये सब इन्फ्लुएंस्ड हुए. अगर इन अदर कैटेगरी लेते हैं, बिजनेस कैटेगरी को लेते हैं, कॉमर्शियल कैटेगरी को लेते हैं, करेक्ट, या वोकेशनल टाइप के लोगों को लेते हैं तो फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, दे ऑल वेर इन्फ्लुएंस्ड. अगर हाई क्लास के लोगों की बात करते हैं तो वेल एजुकेटेड, लिटरेट, एडवोकेट, प्रेस रिपोर्टर्स, दे वेर ऑल्सो स्कॉलर्स, दे वेर ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड. ये होता है हाउ लॉन्ग. करेक्ट. उसके बाद है फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजी. तो फैक्टर्स एंड स्ट्रैटेजी में आप अलग अलग चीज़ को लिख सकते हैं, उनके अप्रोच को, उनके मेथड को. सबसे पहले सत्य और अहिंसा हो गया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ठीक है, ये उनका अप्रोच था. सेकेंडली ही वॉज वेरी मच डाउन टू अर्थ. अब डाउन टू अर्थ कैसे थे भाई, तो वो ग्रास रूट लेवल पे जाके पहले उन सारे लोगों से मिलते थे, उनकी समस्या को समझते थे और उन्हें अपनापन देने के बाद ही उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे या करते थे. करेक्ट. तो आप देखिएगा फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन या महिलाएं, दे ऑल वेर, या प्रिजनर्स, दे ऑल वेर द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. करेक्ट. थर्ड कैटेगरी देखेंगे अगर आप तो वो किसी भी मूवमेंट को स्ट्रगल टू स्ट्रगल या स्टॉप गो एंड गो स्टॉप एंड गो मेथड को फॉलो करते थे, है ना. स्टॉप गो मेथड कह सकते हैं. स्ट्रगल टू स्ट्रगल मतलब लड़ो, रुको, फिर लड़ो. लड़ो, रुको, लड़ो मीन्स क्या, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2-3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ये पॉलिसी इसलिए ये अडॉप्ट करते थे क्योंकि उन्हें ये पता था किसी भी स्ट्रगल को लंबे समय तक चलाना मुश्किल है. उसका रीज़न आज भी आप देख सकते हैं कि लगभग 136 डेज़ हो चुका है फार्मर्स का जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है वो आज तक चल रहा है. बट डू यू थिंक दैट द सेम एनर्जी इज़ प्रिवेलिंग? नॉट एट ऑल. तो सिमिलरली गांधी जी वॉज वेल अवेयर अबाउट दिस कि किसी भी मूवमेंट को लंबे समय तक सेम एनर्जी और पोटेंशियल के साथ में नहीं चलाया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट था कि महात्मा गांधी वॉज वेल कंसीव्ड या कन्विंस्ड दैट कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो कि पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा एम्पायर खड़ा करके रखा है उसके अगेंस्ट में लगातार लड़ते रहना विदाउट हथियार, ठीक है ना, इट वॉज नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट सस्टेन. करेक्ट. और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि उनको ये पता था कि स्टॉप गो एंड स्टॉप का मेथड अगर फॉलो करते हैं, मतलब स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल मेथड फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक एनर्जी के साथ स्ट्रॉन्ग
वार या वार नहीं कह सकते हैं, मूवमेंट को लॉन्च किया जा सकता है, बट स्लोली मूवमेंट, द एनर्जी ऑफ मूवमेंट गेट रिड्यूस्ड, और उसके बाद लोग फिर उन्हें कंस्ट्रक्टिव वर्क में इन्वॉल्व करना चाहते थे, री एनर्जाइज करने का टाइम देना चाहते थे, इसलिए वो स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल मेथड को फॉलो करते थे। करेक्ट। उसके बाद वो लोगों के दिलों में बसने का एक और उनके पास, जैसे हरिजन है, हरिजन को उन्होंने गले से लगाया, वो लोगों से नफ़रत नहीं करते थे बल्कि लोगों के व्यवहार से नफ़रत करते थे, है ना। तो वहाँ पे आप देखिएगा सारे लोगों से मिलकर, अभी आपने देखा होगा क्या था अभी याद नहीं आ रहा है, एनीवे जब वो स्वदेशी की बात किए, इंडिजिनस की बात किए थे, तब क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि भाई हम कौन सा कपड़ा कब पहने, तो खादी पहनना है, तो खादी तो बहुत महंगा आता है। खादी उन्हीं चेन्नई के एक टूर में थे, इटिनरीज के दरमियान उन्होंने आह्वान किया था लोगों के बीच में कि भाई आप लोग कम से कम फॉरेन क्लोथ पहनिए और अपना स्वदेशी कपड़ा पहनिए, ताकि फॉरेन के तरफ हमारा पैसा माइग्रेट नहीं हो, राइट, इन्फ्लेट नहीं हो, और हम अपने स्वदेशीज़म या इंडिजिनस या नेशनलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हम ब्रिटिश फॉरेन कपड़ा आप कहते हैं कि नहीं पहनना है, तो हम खादी कपड़ा कैसे पहन सकते हैं जो कि महंगा भी होता है और तुरंत फट भी जाता है, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तब उन्होंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कपड़ा पहने, क्यों नहीं आप थोड़ा ही कपड़ा पहने। तब से गांधी जी उसी समय से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब स्वदेशी को या इंडिजिनस थिंग को बढ़ाने के लिए वो अपना कोट पैंट ख़त्म कर दिए, और वो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बस कम से कम धोती के तौर पे ये जो कि खादी का बना हुआ होता है मैं वही पहनूंगा। तो इससे क्या होता है, लोगों तक एक मैसेज जाता था कि भाई नहीं, ये जो बोलते हैं वो ही करते हैं। तो उनका जो गिफ्ट ऑफ गैब था या स्टिकिंग टू द वर्ड इज़ वेरी हाईलाइटेड, व्हाट ही said he followed that. तो this kind of nature, मतलब well determined nature was also there. Once he told that कि मैं किसी ग्रुप में मिलने के लिए अपने नेचर को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अगर किसी ग्रुप से मेरा नेचर चेंज हो जाता है या मेरा नेचर मिल जाता है, तो they should think that I am the part of that group. किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए वो अपने टेंडेंसी या अपने मेथड या अपने थॉट को चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह की बातों को आप इनपुट कीजिए, देन यू विल बी एबल टू बाइफरकेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि पहले पार्ट में क्या डिमांड है और दूसरे पार्ट में क्या डिमांड है। मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं ताकि यू मे फील कंफर्टेबल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार इज नॉन फॉर रिच आर्ट सिंस एंशियंट टाइम, डिस्कस इट in brief, also present the comparative status of Mauryan and Pal art. अब यहाँ पे देखिएगा कि पहला पार्ट है बिहार इज नॉन फॉर रिच आर्ट। रिच आर्ट हाईलाइट कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। सिंस एंशियंट टाइम मतलब क्या हुआ कि पहले पार्ट में डिस्कस करने की बात जो आई है वो ये है कि एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम के उन सारे आर्ट टाइप्स को डिस्कस करना है, करेक्ट, जिसमें आपको पाल आर्ट, मौर्यन आर्ट, मिथिला आर्ट, पटना कलम, इन सारे आर्ट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है ना, इन सारे आर्ट्स के बारे में। तो एक ब्रीफ आइडिया दीजिए कि भाई एंशियंट कौन सा एंशियंट टाइम में था, कौन सा मेडिवल में, कौन सा मॉडर्न में, या कौन कौन सा ऐसा आर्ट था जो कि सिंस एंशियंट टाइम इट इज़ एग्जिस्टिंग, उन सब की चर्चा अब टेबुलेट कर दीजिए इस तरह से। या तो आप ऐसे लिख दीजिए एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब इसमें जितने भी आर्ट्स हैं, आर्ट्स के टाइप्स डिस्कस कर दीजिए, इसमें भी आर्ट्स का टाइप डिस्कस कर दीजिए, इसमें भी डिस्कस कर दीजिए, और ब्रीफ में आप लिख दीजिए इस आर्ट्स के बारे में, इस आर्ट्स के बारे में, इस आर्ट। तो आपका पहले क्वेश्चन का जो डिमांड था दैट विल बी कंप्लीटेड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? करेक्ट। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ नेक्स्ट पार्ट में है, ऑल्सो प्रेजेंट द कंपैरेटिव स्टेटस ऑफ मौर्यन आर्ट एंड पाल आर्ट।
अब दोनों ही एंशियंट पीरियड का आर्ट है और दोनों ही राजा महाराजा के द्वारा पैट्रोनाइज्ड आर्ट है। ऐसे में आप मौर्यन और पाल आर्ट का बाइफर्केशन पैराग्राफ में कर सकते हैं या टेबल में कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि पैराग्राफ में करेंगे तो इट विल बी बेटर, और टेबल में करते हैं तो तब तक नहीं कीजिए टेबल में जब तक कि आपके पास मल्टीपल कंटेंट्स हों, क्योंकि टेबल में डालना का मतलब होता है कि किसी टॉपिक को एकदम से छोटे छोटे वे में डालना होता है। जैसे आपने इस तरह से डाल दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख दिया मौर्यन के बारे में, यहाँ पे लिखा पाल के बारे में, है ना। तो इस सब्जेक्ट में आप जैसे देखिएगा कि कलर, तो यहाँ पे नेचुरल कलर, तो यहाँ पे नेचुरल कलर या ब्राइट कलर। उसी तरह से स्टाइल, तो स्टाइल में किस तरह का यहाँ पे होता था और किस तरह से यहाँ होता था। उसके बाद थीम जो होता था, सब्जेक्ट या थीम ऑफ द आर्ट, तो मौर्यन का थीम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म था, तो यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म था। इस तरह से तो आपको क्या पता लगेगा कि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे, और जिसके आधार पे आपका पैरा भी कम हो जाएगा और पॉइंट भी कम हो जाएगा। आई थिंक दैट इट विल बी रिड्यूस टू 1.5 पेज। सो व्हाई नॉट यू जस्ट ट्राई टू राइट इन पैरा। सो कुछ सेंटेंस भी मिलेंगे आपको लिखने के लिए, पेज भी आपका फिलअप होगा, और साथ में आपके लैंग्वेज का एक्सप्रेशन भी क्लियर होगा, जो कि एग्जामिनर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दे वांट टू नो योर एक्सप्रेशन, दे वांट टू नो योर नॉलेज in the form of your language or written lines. करेक्ट, क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है सिंपल क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट रहा लगा मुझे, तो आई एम जस्ट पुटिंग हियर फॉर योर रेफरेंस। Discuss the role of Bihar in Quit India movement of 1942. राइट, तो इंट्रोडक्शन में आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में तो लिखेंगे ही। उसके बाद रोल ऑफ बिहार में आप इसको क्या कीजिए, बहुत सारे लोगों को मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें पहले देखिएगा कि बिहार का जो रोल था, आप देखेंगे कि रोल ऑफ बिहार जो है ट्राइबल मूवमेंट के दरमियान, चंपारण मूवमेंट के बाद तो बस मत ही पूछिए, बिहार कभी भी बैक मुड़कर नहीं देखा। लगातार और कंटिन्यूसली इन ईच एंड एवरी मूवमेंट बिहार पार्टिसिपेटेड, है ना, और एडवांसमेंट होता चला गया और पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। तो ऐसे में आप रोल बिहार के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पे कैटेगरी उठा सकते हैं कि कैटेगरी में पहली बात तो आप पूरा प्रॉपरली एक पैरा के तौर पर लिख दीजिए कि बिहार का मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ट्राइबल मूवमेंट हो या चंपारण मूवमेंट के बाद इसमें इंटेंसिटी जो है इसका बिहार का फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ता चला गया। तो चंपारण मूवमेंट, क्विट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब में इनफैक्ट 1857 से आप शुरू करेंगे, करेक्ट, 1857। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 1857 से 1942 तक आप पूरा डिस्कस कर दीजिए बिहार का कहाँ पे कैसे रोल रहा। योर आंसर इज प्रिपेयर्ड। हाउएवर स्टिल सम मोर पार्ट कैन बी एडेड लाइक कैटेगरी वाइज, कि महिलाएं भी अछूता नहीं थी, बच्चे भी या स्टूडेंट्स भी अछूते नहीं थे, तो इन सब को, या हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो होते हैं या क्राफ्ट्समैन वेर ऑल्सो एडेड, तो इन सब को ऐड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज कि दीज पीपल, और या वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल वेर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ईच एंड एवरी मूवमेंट इन, करेक्ट। तो इस तरह से आप अपने मूवमेंट को या रोल ऑफ बिहार को हाईलाइट कीजिए। आप लोग सिंपल लिख देते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का अनप्रेसिडेंटेड रोल रहा, भूतपूर्व योगदान रहा, मजरूल हक ने ये किया, तो राजेंद्र प्रसाद ने ये किया, वो किया। यहाँ और थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन को चेंज कीजिए। प्रेजेंटेशन को चेंज करना मतलब होता है ब्रॉडर सेंस में रोल ऑफ बिहार, एरियल डिफ्रेंसिएशन, एरियल कवरेज भी डालिए। एरियल कवरेज मतलब ये तो एक तो हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया पीरियोडिकल, है ना। इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल में बहुत सारे लोगों का नाम लिख सकते हैं कि दिस पर्सन पार्टिसिपेटेड एंड डिड सो एंड सो थिंग्स इन डिफरेंट समय, राइट। उसके बाद फिर मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट वाइज, तो 1857 से लेकर 1942 तक का लिख देंगे। फिर ये इंडिविजुअल मूवमेंट, और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, एरियल। हाँ, एरियल मेन, तो एरियल जो था
अब एरियल के रेस्पेक्ट में आप लोग बोलेंगे कि बिहार का कोई भी पार्ट जो है छूता नहीं रहा, और ख़ास करके ये पार्ट जो है काफ़ी एक्टिव रहा और पार्टिसिपेंट रहा। अगर 1917 की बात करेंगे तो वेस्टर्न चंपारण वाला रीजन एक्टिव था, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट आते आते बिहार का पूरा पार्ट जो है इस पार्टिसिपेशन या इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो राइटअप होगा ना आपका डिफरेंट होगा। हालांकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को कंप्लाई करते हैं, दे आर फॉलोइंग इट ऑल्सो, सो आई होप दैट दे आर डूइंग वेल एंड दे विल डू वेल इन कमिंग एग्जामिनेशन। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट लेफ्ट मेजर इम्पैक्ट विच ब्राउट मेजर चेंजेज इन द ब्रिटिश पॉलिसी। अब यहाँ पे कितने अच्छे ढंग से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा या काफ़ी लोगों ने पढ़ लिया होगा कि 1857 के मूवमेंट का कारण क्या है, राइट। 1857 के मूवमेंट के बारे में बताइए, 1857 के मूवमेंट के बाद का क्या चेंजेज आया, किस तरह का पॉलिसी चेंज हुआ। उसी तरह से आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट का कारण क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद पॉलिसी में क्या चेंज आया। Now the same thing is presented in a different way so that the culminated form should be very cream one, है ना। क्रीम को आपको प्रेजेंट करना है कि 1857 के बाद क्या ऐसा मेजर चेंज हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या ऐसा मेजर चेंज हुआ, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि 1857 के मूवमेंट में इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके लिए ब्रिटिश were bound to change their policy, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ ऐसे घटनाएं हुई, ऐसा मूवमेंट या इस तरह का मूवमेंट हुआ जो कि एक बहुत बड़ा झटका का काम किया और जिसके कारण ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसी। अब 1857 के मूवमेंट के बाद जो चेंजिंग पॉलिसी आया वो क्या हुआ, नॉन इंटरफेरेंस। ब्रिटिश ने बोला कि भाई नहीं, इंटरफेयर नहीं करेंगे आप लोगों का एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी होता है या पॉलिसी होता है, आप लोग कीजिए, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, मतलब 1857 के मूवमेंट के बाद जो चेंजेज आया वो कंसोलिडेशन की ओर ले गया, है ना, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में जो आया वो क्या था भाई, डीकंसोलिडेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद वो बैकवर्ड पॉलिसी आया, मतलब बैकफुट पॉलिसी कह सकते हैं कि बैकफुट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश। 1857 में कंसोलिडेशन एफर्ट्स फॉरवर्ड फुट वर टेकन, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट में बैकफुट या बैकवर्ड स्टेप्स वर स्टार्टेड। तो उस पॉलिसी का चेंज को आप एनालाइज जब करेंगे देन यू विल रियलाइज कि यस दिस विल बी द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज तो आप सारे के सारे लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चंस को रट लिए हैं। 1857 का कारण क्या है, 1857 में बिहार का क्या रोल रहा है, बिहार के रोल में आप कुंवर सिंह की चर्चा करते हैं, और 1857 का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, क्विट इंडिया मूवमेंट का कारण क्या है तो इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ऐसे नहीं, कुछ चीज़ को टर्मिनोलॉजी में आप कन्वर्ट कीजिए कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया तो ये डीकंसोलिडेशन हुआ, मतलब नाउ दे स्टार्टेड टू थिंक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल to control or to rule over India now onwards. So they started to release their control and try to give their power to the nation. Correct? तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंसोलिडेट कीजिए, एक्युमुलेट कीजिए, जनरेट कीजिए और लिख के हमें वी रिजर्व टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत भेजिए। आई एम रेडी टू चेक योर आंसर। कंडीशन इज़ दैट कि आप अगर सीरियस हैं तो, अदरवाइज़ ये नहीं कि ये क्वेश्चन लिख लिया, बना दिया, किसी तरह से कोई भी आंसर लिख दिया, नहीं, यू शुड बी सीरियस। और आपके क्वेश्चन के आंसर के आधार पे ही मैं चेक कर लूँगा कि आप सीरियस हैं मेंस के लिए या नहीं, एकदम श्योर शॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द fight against British imperialism. How? Discuss it, highlighting the main events with the role of Bihar. अब ये तो सिंपल ही है, ये ओवरऑल है। इस क्वेश्चंस को मेरा हंच फीलिंग है कि प्रॉपरली आप लोग तैयार कीजिएगा, हो सकता है आ जाए।
तो बिहार का सिग्निफिकेंट रोल तो आपको पता ही 1857 से लेकर 1942 के मेजर मूवमेंट्स को आप डिस्कस करेंगे, है ना। 1857 ट्राइबल मूवमेंट, या 1917 का चंपारण या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, करेक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो इस तरह के मूवमेंट को आप चर्चा कीजिएगा और डिस्कस इट हाईलाइटिंग द मेन इवेंट्स विद द रोल ऑफ बिहार। तो बिहार हैड प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। एक पहले पार्ट में आपको 1857 या 1855 जो संथाल वाला आंदोलन था वहाँ से शुरू कीजिए और 1942 के आंदोलन को ब्रीफ में देते हुए कि इस तरह से घटनाएं होते चली गई और इस तरह से एक मेजर इम्पैक्ट करता चला गया, सीरियसली, है ना। और उसके बाद हाईलाइट कहाँ पे करना है, तो डिस्कस इट हाईलाइट द मेन इवेंट्स विद द रोल ऑफ बिहार। तो रोल ऑफ बिहार में आप कुछ पर्टिकुलर इवेंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, या ट्राइबल मूवमेंट को, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एक ही पार्ट में आएगा, भले ही ये क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है ना। चाहे तो आप एक पार्ट में दे सकते हैं और नहीं तो आप पहले ब्रीफ में इन सारे आंदोलन को लिख दीजिए पहले पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक के लिए, करेक्ट, और डिस्कस कर दीजिए भाई मेन इवेंट कौन कौन सा है जिसमें बिहार was vibrant at that time in participation. Got it or not? चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपके थॉट बेस्ड, लीडर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रेजेंट द कंपैरेटिव थॉट ऑफ 2 ग्रेट लीडर्स। रविंद्रनाथ टैगोर आप लोगों ने तैयार जरूर किया होगा, महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर तैयार किया होगा, इन रेस्पेक्ट टू द अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना, या इन रेस्पेक्ट टू फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, या इन रेस्पेक्ट टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो चीज़ होता है कंपैरेटिव स्टेटस में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी का, या महात्मा गांधी और अंबेडकर के बारे में पूछ सकता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है और तैयार भी किया है, लेकिन दिस टाइम आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन कि प्रेजेंट द कंपैरेटिव थॉट ऑफ 2 ग्रेट लीडर्स। तो इन दोनों लीडर के कंपैरेटिव थॉट्स को हाईलाइट कीजिए कि क्या किस चीज़ का थॉट था, क्या सोच था इनका, और उसके बाद इनके थॉट में जो मेजर कंपैरेटिव पार्ट है अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसे हाईलाइट करना। मतलब बेसिकली इंडिया के रेस्पेक्ट में इन दोनों ही थिंकर्स का क्या थॉट था, या किस तरह के वो सिमिलैरिटी था इन दोनों में, या किस तरह का डिससिमिलैरिटीज़ नोटिस किया गया इन दोनों में। तो इस क्वेश्चंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं और आंसर को इस ढंग से लिख सकते हैं, करेक्ट। तो और उसी तरह से आप तैयार रहिएगा, फिर हम आपके लिए लाएंगे अगले वीक या अगले 4-5 दिन के अंदर एक और टेस्ट आपके 50 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर, जिसके अंतर्गत आप क्वेश्चंस को पुट अप कर दीजिएगा, मतलब स्टडी की ओर मूव कर लीजिएगा। ये तो पिछले वीक का था, और नहीं हो सकता है मैं कल ही अपलोड कर दूँ आपके लिए, कल या परसों मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीक के लिए, सो दैट यू विल बी रेडी फॉर दैट टेस्ट, नॉट टेस्ट बल्कि फॉर दैट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको सॉल्व करना है, और हमारा जो क्वेश्चन है आप इस मेल पे आप अपना आंसर चाहे तो भेज सकते हैं। इफ़ यू वांट योर फीडबैक ऑन योर आंसर राइटिंग, इफ़ यू आर मच सीरियस, तो माई मेल आई डी इज़ kr madhukar79@gmail.com। तो आप यहाँ पे, हाँ, कंडीशन एक ही है कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली लिखिएगा सीरीज़ में एज ए टेस्ट फॉर्मेट में ईमानदारी से, और सारे क्वेश्चंस के आंसर को PDF में कन्वर्ट करके हम मेल पे आप भेज दीजिएगा। देन आफ्टर 2-3 days आई विल बी गिविंग यू फीडबैक। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस को आप बनाइए और भेजिएगा। और इस टेस्ट के ऊपर जो मैंने ये टेस्ट कंडक्ट किया है, इसमें से कुछ लोगों का आंसर जिसमें फीडबैक का रिक्वायरमेंट है, आई विल बी डिस्कसिंग टुमारो ऑनवर्ड।
ठीक है, तो कल मैं डिस्कस करूँगा टुमारो एट 9 o'clock और 8:30. ओके गाइज, थैंक यू.